अभी तक के फिज़िक्स के टॉपिक्स में हमने ऑब्जेक्ट्स की लीनियर मोशन को एलेबोरेट किया है बाय द यूज़ ऑफ न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कि कोई ऑब्जेक्ट जब लीनियर मोशन कर रहा है तो उसको हम किस तरह से एलेबोरेट कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें अभी तक हमने सीखी हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे सर्कुलर मोशन को कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसकी मोशन को हम किस तरह से एलेबोरेट कर सकते हैं, उसके डिस्टेंस को, उसकी वेलोसिटी को, उसके एक्सेलरेशन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप मोशन को एलेबोरेट करने जा रहे हैं तो आपको जिस बॉडी के मोशन को आपने एलेबोरेट करना है तो बेसिक आपके पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें आपके पास किसी बॉडी के बारे में है, ये तीन इन्फॉर्मेशन हैं, तो दैट्स मीन आप उनकी कंप्लीट मोशन को एलेबोरेट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इतने टाइम के बाद ये बॉडी कहाँ पे पहुँचेगी, ये किसी को हिट करेगी, कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगी एंड ऑल दैट। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन को। नाउ व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेंट्रल फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो। जस्ट लाइक हमारी जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, इसी तरह जो हमारा मून है वो अर्थ के इर्द गिर्द इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। तो जब भी कोई सर्कुलर मोशन होगी तो हमारे पास एक सेंट्रल फिक्स पॉइंट होगा और ऑब्जेक्ट उसके इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहा होगा। अब क्योंकि इस चैप्टर में हमने ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन को एलेबोरेट करना है, अभी तक हमने सीखा है न्यूटन की इक्वेशन को यूज़ करके किसी भी बॉडी की लीनियर मोशन को एलेबोरेट करना। अब इस चैप्टर के लिए हमने बॉडी को अगर सर्कुलर मोशन को एलेबोरेट करना है तो सबसे पहले हमारे पास, जैसे मैंने बताया, मोशन को एलेबोरेट करने के लिए हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी और उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू होनी चाहिए। सर्कुलर मोशन को एलेबोरेट करने के लिए हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन होने चाहिए ताकि उन एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट कर रहा है उसको एक्सप्लेन कर सकें। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। अपने नाम से ज़ाहिर है कि ये कोई डिस्प्लेसमेंट है, मतलब दो पॉइंट के दरमियान ये कोई डिस्टेंस होगा। सो इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट एग्जिबिटिंग द सर्कुलर मोशन, कि हमारे पास वो ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दो पॉइंट के दरमियान, वो जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको प्रॉपर डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेक्टर रेडियस इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट इस सेंट्रल पॉइंट के हिसाब से सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेट्स सपोज सेंटर में एक बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे और एक बंदा उसके इर्द गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, रेडियस। अब रेडियस की मैग्नीट्यूड हमेशा सर्कुलर पाथ में क्या रहती है, कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे साथ लिखा हुआ है वेक्टर रेडियस। क्या मतलब कि उसकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये जो बंदा है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम, हर टाइम कुछ टाइम के बाद अपनी जो डायरेक्शन है इस बंदे के लिहाज से वो क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। तो ये कितना चेंज आ रहा है ये हमें किससे पता, ये जो चेंज आ रहा होगा ये किसके इक्वल होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, वो डिस्टेंस जो ये सर्कुलर पाथ पे कवर कर रहा है। तो इसको जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो बंदा है जो सर्कुलर मोशन इसके लिहाज से कर रहा है, वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से और इसका जो ऐसा यूनिट है वो है रेडियन। अब इसको फाइंड आउट कैसे करना है उसके लिए एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट P1 पे है, इस सेंटर के हिसाब से यहाँ पे इसका कोई रेडियस r होगा। सो लेट वी हैव एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P1 मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। सो अब क्योंकि ये मूव कर रहा है तो आफ्टर टाइम डेल्टा t इट अप्रोचेस टू पॉइंट P2। पहले ये P1 पे था, अब मूव करता हुआ ये P2 पे आएगा, मतलब इसने डिस्टेंस कवर किया इस आर्क लेंथ के इक्वल। ये जो सारी की सारी आर्क लेंथ है ये इसने कवर की और अब किधर पहुंच गया, P2 पे। तो अब ये अपने सेंटर पे कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, थीटा। नाउ दिस थीटा विल गिव द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना ज़्यादा ये थीटा चेंज होता जाएगा दैट्स मीन ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये उतना ज़्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। सो लेट्स सपोज जब ये हमारे पास P3 पॉइंट पे आ जाएगा, अगेन इसका एंगल कुछ चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर P4 पे आएगा तो अगेन इसका एंगल की वैल्यू कुछ डिफरेंट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो थीटा है ये हमें बेसिकली बताता है कि ऑब्जेक्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर रहा है। सो बाय कवरिंग डिस्टेंस s, ड्यू टू दिस द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट सेंटर चेंजेस।
कि जब ये मूव करता है तो ये एंगल जो सेंटर पे बना रहा होता है वो भी चेंज होता है, और जितना चेंज होगा उतना ज़्यादा उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो हम कह सकते हैं कि थीटा बेसिकली क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे आएगी, आप गौर करें कि जो जो हमारे पास थीटा चेंज हो रहा है, ये आर्क लेंथ की भी जो हमारे पास वैल्यू है वो चेंज हो रही है। P1 से P2 पे हमारे पास आर्क लेंथ ये थी, लेकिन P1 से P3 हमारे पास आर्क लेंथ ये हो जाएगी। तो जो जो हमारे पास आर्क लेंथ चेंज हो रही है, डेफिनेटली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। ये चेंज जो है, चेंज हमेशा किसके इक्वल होता है, रेशो के। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, एक रेशो है, चेंज है किसके दरमियान, आर्क लेंथ और ये रेडियस के। जो जो ये मूव करता जाएगा इसका रेडियस भी, इस तरह मैंने शुरू में बताया, ये चेंज होता जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस किस के इक्वल है, इट इज़ द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ covered by object to the its radius. So angular displacement is equal to the arc length over radius of track. तो जैसे मैंने आपको बताया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक रेशियो है, क्योंकि ये चेंज के इक्वल है किस दो क्वांटिटी के दरमियान, आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ ट्रैक के दरमियान। सो आर्क लेंथ को हमने लेट्स सपोज बोला हुआ है कैपिटल S, क्योंकि ये डिस्टेंस है, और रेडियस हमने बोला हुआ है स्मॉल r, तो थीटा हमारे पास आ गया S/r। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ सकती है S इज इक्वल टू आर थीटा। इसको आप डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम में भी इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास थीटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप देख भी सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन भी साथ साथ चेंज हो रही है। अगर इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उसकी दो ही पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती हैं, इट कुड बी क्लॉकवाइज और इट कुड बी एंटी क्लॉकवाइज। अगर उसकी मोशन घड़ी की सुई की तरह है तो वो क्लॉकवाइज होगी, अगर उसके ऑपोजिट है, एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट, अगर उसके उल्ट होगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। शोज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड वी कैन फाइंड आउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इसके बाद हमारे पास बेसिकली ये वाला सारा एक प्रूव है छोटा सारा, जो इसी टॉपिक का बेसिकली पार्ट है, लेकिन ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। हमें पता है कि एंगल के जो हैं वो 3 यूनिट्स होते हैं, डिग्री, रेडियन एंड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब हम लेते हैं एक कंप्लीट चक्कर, और डिग्री और रेडियन भी हम जो है यूनिट यूज़ करते हैं एंगल के। अब क्योंकि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है बेसिकली, तो इसके हम 3 यूनिट यूज़ करते हैं, रेडियन, रेवोल्यूशन और डिग्री, लेकिन इसका ऐसा यूनिट जो है वो रेडियन होगा और हम रेडियन ही यूज़ करेंगे। तो उसी से रिलेटेड छोटा सारा प्रूव है कि प्रूव दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो इसको करने के लिए हम देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो P1 से चला था और कंप्लीट एक चक्कर लगाने के बाद, एक रेवोल्यूशन करने के बाद, एक चक्कर लगाने के बाद दोबारा वो P1 पे आ गया। इसने कंप्लीट एक चक्कर लगाया। इफ़ एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड इन अ होल सर्कुलर पाथ, देन जो उसने लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो किसके इक्वल है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। कि जो P1 से चला और पूरा एक चक्कर लगा के आया तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया होगा वो डिपेंड करता है उस सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस पे, उसके मुहीत पे। और हमें पता है कि सर्कुलर पाथ का जो मुहीत होता है, जो सरकमफेरेंस होता है, वो किसके इक्वल होता है, 2πr। तो दैट्स मीन उसने लीनियर डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 2πr। 1 रेवोल्यूशन जब उसने किया तो टोटल लीनियर डिस्टेंस उसने कवर किया 2πr। ठीक है। अब इस s की वैल्यू अगर हम इस फार्मूला में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2πr इज इक्वल टू आर थीटा। एस की जगह आ गया 2πr। अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, क्योंकि हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, रेडियन बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा और जब ये डिवाइड होगा तो ये आर से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास थीटा किसके को रह गया, 2π के, और हमें पता है कि 2π कंप्लीट एक चक्कर है, 2π बेसिकली रेडियन में होगा और 2π बेसिकली रेडियन में है, और जो डिग्री में हम इसकी वैल्यू लेते हैं पूरे के पूरे चक्कर की, वो क्या है, 360 डिग्री। तो दैट्स मीन कि जब ऑब्जेक्ट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, 2π रेडियन, और वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री। ये वैसे भी हमें पता है कि पूरे का पूरा एक जो चक्कर होता है उसका एंगल 360 डिग्री के इक्वल होता है। सो हैंस 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। लेकिन हमें किस में रिलेशन चाहिए, रेडियन में और डिग्री में। तो रेवोल्यूशन को अगर हम इग्नोर करें तो 2π रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री। अब ये 2π अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री ओवर 2π। ये जो 2π था उधर जाके डिवाइड हो गया। अब पाई किसके इक्वल होता है, 3.14। उसकी वैल्यू पुट करें
तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा 57.3 डिग्री। सो दैट्स मीन ये जो रिलेशन है रेडियन और डिग्री के दरमियान। जिस तरह हम नॉर्मल दूसरे भी यूनिट्स का आपस में रिलेशन निकालते हैं, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, इस तरह से हम डिफरेंट जो यूनिट्स हैं उनको आपस में रिलेशन निकालते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जो यूनिट्स हैं वो उसका अगर हम आपस में रिलेशन देखें तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है 57.3 डिग्री।